वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीटीसी नार्ले। आज अपन बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीबीटी या फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इस टॉपिक को अपन एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक पूरा अपने लिए क्लियर हो जाए और इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो उसको अपन इजी वे में कैसे सॉल्व कर पाए उस टॉपिक पर आज अपन बात करेंगे। स्टेप टू स्टेप इस टॉपिक को समझेंगे। तो आप एक कॉपी और पेन निकाल दीजिए, फिर इस टॉपिक को आराम से जैसे कि अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो वैसे आप भी, ताकि इजी मेथड से इस ट्यूशन को कर पाए। तो सबसे पहला अपने सामने एग्जांपल है, उस एग्जांपल के थ्रू बीबीटी को समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये टॉपिक इजी मेथड में अपन को क्लियर हो सके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने सामने एग्जांपल दे रखा है COF6 और उसके ऊपर इसका चार्ज दे रखा है -3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो इसको इजी मेथड में कैसे सॉल्व करें। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपने 11th क्लास में भी एक टॉपिक पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। लेकिन 11th की वीबीटी और 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीबीटी दोनों में डिफरेंस है। कि जैसे जैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस एग्जांपल के थ्रू तो अपने क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले 11th की वीबीटी को 12th की वीबीटी से लिंक नहीं करना है, क्योंकि 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वीबीटी है इसका मेथड और इसका कंसेप्ट कुछ अलग तौर तरीकों पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं COF6। अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रहा है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सह संयोजक यौगिक में आपको मेटल और लिगेंड पहचानना आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए। सबसे पहले COF6 में जो आपका CO है ये होता है आपका मेटल, और जो आपका F है, F यानी कि फ्लोरो, और फ्लोरो है यहां पर आपका लिगेंड। सबसे पहले आपको मेटल और लिगेंड की पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे ही मेटल और लिगेंड की पहचान हो गई, सेकेंड वर्क आपको करना है कि जो मेटल है आपका, मेटल की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, यानी कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कैसे निकालेंगे, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो CO को अपन मानेंगे X प्लस F यानी कि फ्लोरीन, फ्लोरीन की होती है -1, फ्लोरीन यहाँ 6 दे रखे तो मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू ऊपर चार्ज कितना है -3, तो अपन लिख लेंगे -3। इसको सॉल्व करेंगे तो x -6 इज इक्वल टू -3। इसको साइड चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 प्लस का 6, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट की x इज इक्वल टू +3। यानी कि जो आपका कोबाल्ट है CO, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +3। अब सेकेंड वर्क क्या करना है, जैसे ही आपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, उसके बाद में जो भी आपका मेटल है, यानी कि मेटल क्या है आपका केंद्रीय धातु आयन। तो जो भी आपका केंद्रीय धातु आयन है यानी कि सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु आयन को इंग्लिश में सेंट्रल एटम कहते हैं, जिसे मैंने शॉर्ट में CA से लिखा है। CA का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेकेंड काम आपको क्या करना है कि CA का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यानी कि जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारे मेटल्स का आना चाहिए, यानी कि जो 3D के जितने भी एलिमेंट्स है उनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, वो इसमें ज्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंट्रल एटम की फॉर्म में कौन है आपका कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d74s2। कितना होता है 3d74s2। अब सेकंड बात अपन करेंगे, जब अपन कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया 3d74s2, तो इसको ऑर्बिटल में जब अपन फिल करेंगे तो 3d में होते हैं 5 डिब्बे यानी कि 5 ऑर्बिटल, और 4s में होता है 1 डिब्बा यानी कि 1 ऑर्बिटल। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं आपके 7, तो अपन 7 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अपन ने 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो अपन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपने सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, किसका लिखा है CO का। अब सेकेंड काम क्या करना है कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है CO+3 का। किसका लिखना है CO+3 का। अब यहाँ पर मैंने +3 ऊपर चार्ज क्यों लगाया, +3 का मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3,
जैसे ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि जो CO है आपका, वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, देखिए 4s में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में से एक्साइटेड होगा? आपके 3d में से। किस में से? 3d में से। तो 4s में से 2 चले गए, तो 4s में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या हो जाएगा? 0। और उसके बाद में 3d में से 7 में से 1 कम हो गया, तो क्या हो जाएंगे आपके? 3d6। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सामने आ जाएगा? 3d6 4s0। ध्यान रखेंगे, जब भी आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो जैसे ही आपने सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, इसके बाद में 4s के बाद एक फ्री ऑर्बिटल 4p को भी ले लीजिए। मैंने 4p के ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन फिल किया। इसको आप अपने डिब्बों में भरिए, या फिर केमिस्ट्री की भाषा में ऑर्बिटल्स में फिल कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका क्या है? 3d6, यानी कि मैं यहाँ पर 3d बनाऊंगा। डी में कितने? 5 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 और 5। फिर 4s और 4p, ये आपका 4s और 4p के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये मैंने बना दिया आपका 4p। सबसे पहले 3d में कितने ऑर्बिटल हैं? 6 हैं, तो अपन 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। 4s में 0 एंड 4p में भी 0। तो ऊपर अपन लिख लेते हैं 3d 4s एंड 4p। जब तक आपने यहां तक काम कर लिया, सबसे पहला आपने क्या किया? मेटल लिगेंड की पहचान कर ली, फिर मेटल की ऑक्सीकरण संख्या निकाली, फिर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जो आपको आना चाहिए। सेंट्रल एटम यानी जो कोबाल्ट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d7 फिर मैंने इलेक्ट्रॉन फिल्स की, जितनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो अपन 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d6 4s0 4p0। एक फ्री ऑर्बिटल ले लिया अपन 3d6। 3d में अपन 6 इलेक्ट्रॉन को फिल किया। 4s में 0 है, तो 4s में 0 और 4p में ऐसा का ऐसा 0। अब बात करते हैं इसके आगे। जब आपके यहां तक काम होता है, इसके बाद आपको लिखना है लिगेंड। यहां पर लिगेंड आपका कौन सा है? लिगेंड यहां पर होता है आपका F होता है फ्लोरो। और जो फ्लोरो होता है, ये हमेशा आपका वीक लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड को हिंदी में अपन कहते हैं दुर्बल लिगेंड। वीक लिगेंड या फिर दुर्बल लिगेंड होता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वीबीटी वाले टॉपिक में आपके वीक लिगेंड या दुर्बल लिगेंड होता है, तो आप एक ही चीज माइंड रखेंगे, कोई भी चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर लिगेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आएगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। उसका एग्जांपल अपन आगे लेंगे, उसमें इजी मेथड में समझ आ जाएगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका F फ्लोरो, वो कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड या दुर्बल लिगेंड। जब भी वीक लिगेंड या दुर्बल लिगेंड होता है, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो अब सबसे पहले अपन क्या बात याद रखेंगे कि अपन के 3d का जो ऑर्बिटल है, 3d का ऑर्बिटल ले लिया अपन ने 1 2 3 4 और 5। ये 4s मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया 4p। अब आपके 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 1 2 3 4 5 एंड 6। 4s में एक भी नहीं, 4p में एक भी नहीं, और ये 3d। अब एक बात याद रखना, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी लिगेंड जब भी किसी मेटल पर अटैक करता है, कोई भी लिगेंड किसी मेटल पर जब भी अटैक करता है, तो अपने साथ लोन पेयर को लेके आता है। किसको लेके आता है? लोन पेयर को। और लोन पेयर में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी आपका कोई भी लिगेंड किसी भी मेटल पर अटैक करेगा, यानी लिगेंड जो भी मेटल पर अटैक करेगा, तो वहीं पे करेगा जहां पर पूरा ऑर्बिटल खाली हो। यानी कि वहीं पर लिगेंड अटैक करेगा जहां पर पूरा डब्बा खाली हो। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, वीक लिगेंड है, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, अब जितने डब्बे खाली हो गए उसमें ही आपके लिगेंड अटैक करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिगेंड कितने हैं? 6 जने। आपके पास डब्बे कितने खाली है? 1 2 3 और 4, यानी 4 ऑर्बिटल खाली है, लेकिन लिगेंड कितने हैं? 6।
तो अपने को 2 की और जरूरत है, तो इसके आगे एक और फ्री ऑर्बिटल लेंगे और वो फ्री ऑर्बिटल मैंने 4p के बाद में लिया है 4d। कौन सा ले लिया है? 4d। तो अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले 4s में आपका एक लिगेंड अटैक करेगा। एक लिगेंड कौन सा है? F। एक F यहां अटैक कर लेगा क्योंकि यहाँ खाली डिब्बा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो यहाँ अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन लेके आता है? 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं अटैक करते हैं जहां पर कैसा पूरा ऑर्बिटल खाली हो। फिर दूसरा फ्लोरीन कहां अटैक करेगा? इस दूसरे वाले में। तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर और छठा यहां पर। यानी कि अगर अपन संकरित कक्षक देखेंगे, संकरित कक्षक यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिस भी मेटल के ऑर्बिटल में लिगेंड ने अटैक किया है वो कौन कौन से ऑर्बिटल है? तो सबसे पहले s में एक अटैक किया, तो ये मैंने बना दिया s का एक ऑर्बिटल। p में कितने f आए? 1 2 3, तो p के कितने बनाएंगे? 3, 1 2 और 3। फिर d के कितने हैं? 2, तो ये मैंने बना दिए d के 2। तो सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, ये है आपका s, ये p के है आपके 3 और ये d के है 2। मैंने कैसे किया? सबसे पहले 4s का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था, s का 1 लिया, p के 3 पार्टिसिपेट कर रहे तो ये p के 3 और d में 2 जा रहे हैं तो d के 2 पार्टिसिपेट। जितने लिगेंड ने जितने ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया उन सबको अपन ने डिजाइन किया। तो सबसे पहले अपन कैसे फॉर्म करेंगे? s का एक ऑर्बिटल है तो अपन लिखेंगे s, p के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे तो p3 और d में 2 पार्टिसिपेट कर रहे तो क्या बन जाएगा आपका? sp3d2। तो sp3d2 आपका क्या आ गया? संकरण आ गया या हाइब्रिडाइजेशन आ गया? क्या आ गया? sp3d2 संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो यही तो निकालना था आपको। बिल्कुल इजी मेथड है, बहुत ही शॉर्ट है। सबसे पहले आपने एग्जांपल लिया, एग्जांपल की ऑक्सीकरण संख्या निकाली, उसके बाद में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, उसके बाद में आपने जितनी ऑक्सीकरण संख्या थी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके बाद ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे, लिगेंड को पहचाना वीक है या स्ट्रॉन्ग। अपन ने वीक का एग्जांपल लिया, इसके बाद में स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल लेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद आपने ऑर्बिटल्स में लिगेंड का अटैक करवाया और जितने ऑर्बिटल्स में लिगेंड ने अटैक किया उससे आपने संकरित कक्षक बनाए और संकरित कक्षक से संकरण निकाल दिया। अब यहाँ पर संकरण आपका आया है sp3d2। कौन सा संकरण आया है? sp3d2। तो अब बात करते हैं आगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। सबसे मेन चीज, जब भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, कौन सा होता है? sp3d2। तो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है यानी उसकी संरचना जो होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल, जिसे हिंदी में कहते हैं अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना कैसी होती है? मेटल, जो आपका मेटल होता है वो बीच में सेंटर में होता है और 4 लिगेंड जो होते हैं वो आपके स्क्वायर प्लेन में होते हैं और 2 लिगेंड जो होते हैं एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मेटल के फॉर्म में क्या है आपका यहाँ पर? CO। तो मेटल की जगह आप क्या लिखेंगे? CO। और लिगेंड की जगह क्या है आपका? F। तो F की आप लिगेंड की जगह क्या लिख लेंगे? हर जगह फ्लोरीन या फिर F। तो ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर होगी? COF6 की। क्लियर है? बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है। आपका संकरण कौन सा? sp3d2। जब भी संकरण sp3d2 होगा तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ये बात पता चल गई। सेकेंड चीज क्या करना है, जब भी आप किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी किसी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उसमें ध्यान रखिए अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले कैसा कह रहा हूं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी चुंबकीय प्रकृति हमेशा अनुचुंबकीय होगी। कैसी होगी? अनुचुंबकीय। क्या क्या अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सबसे पहले संकरण निकाला, संकरण निकालने के बाद उसकी स्ट्रक्चर पता चल जाएगी। जैसे ही स्ट्रक्चर पता चल गई उसके बाद जो आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो सबसे पहले जो वो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी मेटल का, वो वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड किए, उसके बाद में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखना है। अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे अनपेड है या अयुग्मित है,
जब भी आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमेशा चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी आपकी, अनुचुंबकीय होगी। कैसी होगी, अनुचुंबकीय। जब अनुचुंबकीय प्रकृति का पता चल गया, इसके बाद में एक चीज और आप इसे पता कर सकते हैं, वो है चुंबकीय आघूर्ण। क्या पता कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट n+2। n का मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या मतलब है यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने हैं, 1 2 3 और 4। जब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। जब n की वैल्यू 4 हो गई, इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 + 2। सॉल्व करेंगे, 4/√6। तो इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी 4 पॉइंट समथिंग आएगी, बोर मैग्नेटम। तो इस टाइप से आप इसका चुंबकीय आघूर्ण भी सॉल्व कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हैं। और क्या क्या पता कर सकते हैं अपन इसके थ्रू। तो सबसे पहले पीपीटी से अपन ने संकरण निकाला, संकरण से संरचना पता चल जाएगी या स्ट्रक्चर पता चल जाएगी। जब स्ट्रक्चर पता चल जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस पर अपन बता सकते हैं कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। अगर आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। उसके बाद आप उसमें चुंबकीय आघूर्ण को भी निकाल सकते हैं इजी मेथड से। अब बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे एक चीज और आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि इसमें इनर ऑर्बिटल यानी कि जो अंतस्थ कक्षक है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या है, इससे आप स्पिन पता कर सकते हैं कि हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो सबसे पहले इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल किसे कहते हैं, जिस भी संकरण में 3D के कक्षक भाग लेते हो। किसके कक्षक, 3D के। अगर 3D का कक्षक किसी भी संकरण में पार्टिसिपेटेड कर रहा है, अगर किसी भी संकरण में 3D कक्षक पार्टिसिपेटेड कर रहा है तो उसमें इनर ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। और जिसमें भी 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसमें इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसमें इनर ऑर्बिटल अब्सेंट हो जाएगा। तो इसमें देखो संकरण में आपका एक तो पार्टिसिपेट किसने किया है, 4s ने, दूसरा 4p ने और तीसरा 4d ने, ना कि 3d ने। 3d ने अगर प्रेजेंस नहीं किया तो इनर ऑर्बिटल आपका यहाँ पर कैसा है, अब्सेंट। कैसा है, अब्सेंट। यानी कि यहाँ पर इनर ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं है। तो बीबीटी एक ऐसी थ्योरी है जिसके थ्रू आप एक तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, सेकेंड चीज उसकी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, थर्ड उसका चुंबकीय प्रकृति बता सकते हैं, चौथा उसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं और पांचवा उसमें इनर ऑर्बिटल की प्रेजेंस बता सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक आप नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। अब अपन लेते हैं सेकेंड एग्जांपल। एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि उस एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अब चलते हैं आगे। वापस वही प्रोसेस फॉलो करना है जो प्रोसेस आपने पहले किया है। प्रोसेस को याद क्या रखना है, सबसे पहले कोई भी एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में मेटल लिगेंड को पहचानना है, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, फिर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ऑर्बिटल में बढ़ना है, लिगेंड का अटैक करवाना है, संकरण निकालना है और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं CO Cl6 ऊपर चार्ज है -3। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, इसमें मेटल और लिगेंड को पहचानना है, पहला काम अपना। तो मेटल कौन सा हो जाएगा आपका CO और लिगेंड कौन सा हो जाएगा आपका Cn। जब मेटल लिगेंड को आपने पहचान लिया, सेकेंड काम क्या करेंगे कि जो मेटल है उसकी क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालेंगे, CO को क्या मान लेंगे X, क्योंकि इसी की निकालनी है। फिर Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, इज इक्वल टू ऊपर चार्ज कितना है -3। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x -6 इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस का 6 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, प्लस का 3।
यानी कि जो CO है उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी आ गई +3, यानी CO जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आपका बनाता है CO+3। क्या बना देता है? CO+3। तो सबसे पहले बात करते हैं वापस CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसकी बात करते हैं? CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d7 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d7 4s2। अब CO का क्या करेंगे? CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं क्यों लिख रहा हूं? दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितनी ऑक्सीकरण संख्या आई है उतना उस पर चार्ज लगा के उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d में से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 3d6 4s0। क्या हो जाएगा? 3d6 4s0। और इसके आगे एक वैकेंट ऑर्बिटल लेना, तो क्या ले लेंगे अपन? 4p0। क्या ले लेंगे? 4p0। अब बना देते हैं इसके ऑर्बिटल। जैसे ही ऑर्बिटल बनाओगे तो 3d, सबसे पहले 3d, d में कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। डी में 5 डिब्बे होते हैं, अपन ने 5 डिब्बे बना लिए। 4s में होता है 1 डिब्बा, तो s का 1 डिब्बा, और p में होते हैं 3 डिब्बे, तो ये अपन ने बना दिए p के 3 डिब्बे। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो अपन 3d में कितने इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 6। 4s में कितना? 0, तो 4s में 1 भी नहीं भर रहे। 4p में कितना? 0, तो 1 भी नहीं भर रहे। यानी 3d में भी 1 भी नहीं। 3d में कितने थे अपना? 6, तो अपन ने भर लिए 6। 4s में 1 भी नहीं, तो 1 भी नहीं, और 4p पूरा खाली, तो 4p पूरा खाली। अब अपने को देखना है सेकंड क्या कि लिगेंड आपका जो CN है, CN जो लिगेंड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब आपके माइंड में काफी जनों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई कैसे करें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा, वीक लिगेंड कौन सा। तो इसके लिए मैं पर्सनली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लिगेंड। जो आपका CN है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड या प्रबल लिगेंड होता है। जब भी आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, जब भी आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? पेयरिंग। और पेयरिंग को हिंदी में कहते हैं युग्मन। क्या कहते हैं? युग्मन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपस में पेयर बना लेंगे, आपस में जोड़े बना लेंगे, अकेले रहने की कोशिश कम करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपस में क्या बना लेंगे? पेयरिंग बना लेंगे। पेयरिंग कैसे बना लेंगे? कि यहाँ पर देखना, सबसे पहले आपका ये है 3d ऑर्बिटल। तो 3d में कितने? 5 डब्बे होते हैं, अपन 5 बना रहे, 1 2 3 4 और 5। 4s में कितना? 1, और 4p में कितने हैं? 3 डब्बे। सबसे पहले आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब लिगेंड कौन सा है आपका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड या फिर प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड होगा तो क्या होगा? युग्मन होगा या पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होगी? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? अकेले 1 2 3 और 4। चारों पेयरिंग करके ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो गई, और यहाँ पर अब फ्री ऑर्बिटल कितने रहे? 1 2 3 4 5 और 6। और आपके लिगेंड कितने हैं? 6। यानी कि 6 लिगेंड का अटैक करवाना है, और अपने पास खाली ऑर्बिटल भी कितने हैं? 6। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहला लिगेंड कहाँ अटैक करेगा? इस 3d वाले पार्ट में, दूसरा s में, और तीसरे p में। यानी पहला कहाँ अटैक कर रहा है? d में। दूसरा CN कहाँ आएगा? दूसरे d में। फिर तीसरा s में, चौथा p में, पांचवा p में, और छठा भी p में। यानी कि अगर अपन देखें लिगेंड का अटैक कौन से ऑर्बिटल में हुआ है, तो सबसे पहले d में कितना आए हैं? 2। तो d के कितने ऑर्बिटल डिजाइन करेंगे अपन? 2। फिर s में 1, तो ये s में, और p में कितने आ गए? 3। तो ये p में अपन कितने ऑर्बिटल बना देंगे? 3। यानी कि सबसे पहले 3d में 2 डब्बों में CN गए, तो ये अपन ने 3d के 2 डब्बे बना दिए। s में 1, तो s में 1, और p में 3, तो p में 3। तो ऊपर नोट कर देते हैं, ये वाले डब्बे हैं आपके d के, ये वाला डब्बा है आपका s का, और ये डब्बा है आपका p का। तो सब जगह क्या अटैक कर रहा है? आपका CN अटैक कर रहा है। क्या अटैक कर रहे हैं? CN।
6 CN का अटैक करवाना था। जितने खाली डब्बे होंगे वहीं पर लिगेंड अटैक करेंगे। अगर किसी भी डब्बे में एक भी इलेक्ट्रॉन भर रखा है तो वहां पर CN अटैक नहीं करेगा या कोई भी लिगेंड अटैक नहीं करेगा। लिगेंड वहीं अटैक करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जहां पर उसको फ्री ऑर्बिटल या बिल्कुल खाली कक्षक मिलेगा। तो अब बात करते हैं आगे। तो अगर इसका संकरण निकालेंगे, संकरण कैसे निकालेंगे? डी में कितने आपके लिगेंड्स आए, तो डी वाले में 2 लिगेंड्स आए, तो डी के ऊपर क्या लिखेंगे 2। एस में कितने लिगेंड आए 1, तो एस, और बी में कितने आ गए 3, तो बी के ऊपर क्या लिख लेंगे 3। तो इसका संकरण कौन सा आ गया D2sp3। कौन सा संकरण आया आपका D2sp3। और जब भी आपका संकरण होता है D2sp3 तो हमेशा स्ट्रक्चर होती है अष्टफलकीय। कौन सी होती है? अष्टफलकीय, यानी कि इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी देखना, CO CN CO CN, वही जैसे पहले आपने बनाई थी वही की वही स्ट्रक्चर रहेगी। भले आपका संकरण sp3d2 आया या D2sp3, दोनों की स्ट्रक्चर हमेशा कैसी बनती है? अष्टफलकीय। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय। अब बात करते हैं इसके आगे। जब आपने संकरण पता कर लिया, संकरण से स्ट्रक्चर पता चल गई, स्ट्रक्चर के बाद में अपन क्या पता कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है या अयुग्मित। तो यहाँ पर देखिए सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित है। कैसे हैं? युग्मित। और जब भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, कैसे होते हैं? युग्मित, तो उनमें जो चुंबकीय प्रकृति है, चुंबकीय प्रकृति होती है प्रतिचुंबकीय। कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा तो चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? आपकी प्रतिचुंबकीय। जब आपकी चुंबकीय प्रकृति कैसी आएगी? प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सारे युग्मित। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते तो आपकी चुंबकीय प्रकृति होती अनुचुंबकीय। कैसी होती? अनुचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर कैसे हैं? युग्मित, तो आपकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय। अब बात करते हैं आगे। जैसे आपके इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, प्रतिचुंबकीय हो गई, अब आपको देखना है चुंबकीय आघूर्ण। क्या निकालना है? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √n+2। n का मतलब क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अपन निकाल ही नहीं सकते आगे। अब बात करते हैं इसके इनर ऑर्बिटल की। इनर ऑर्बिटल का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 3D के ऑर्बिटल, मैंने क्या कहा था? 3D का ऑर्बिटल अगर संकरण में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपका इनर ऑर्बिटल प्रेजेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3D का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसमें इनर ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा? प्रेजेंट। कैसा हो जाएगा? प्रेजेंट। क्लियर है? एक चीज और जो मेन कंसेप्ट में बताना भूल गए थे कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल, कलरफुल को हिंदी में क्या कहते हैं? रंगीन, और दूसरा होता है कलरलेस, यानी कि रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन। अगर इसका पता करना हो कि आपका कंपाउंड कलरफुल है या कलरलेस है, यानी रंगीन है या रंगहीन है, तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने फिल किया है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, उसमें देखिए अगर आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कैसे हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल। और जब भी आपके पेड़ यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमेशा क्या शो करेगा? आपका रंगहीन, यानी कि कलरलेस। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका एक भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो आपका COCN6 का कलर कैसा हो जाएगा? रंगहीन, यानी कि ये कलर शो नहीं करेगा। ये कैसा होगा? रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन। इसका कलर शो नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले बीपीटी के थ्रू अपन ने क्या क्या चीजें निकाली? एक तो किसी का भी संकरण निकाल सकते हैं, दूसरी उसकी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, तीसरा उसमें चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, इनर ऑर्बिटल पता कर सकते हैं, कलर का पता भी कर सकते हैं। तो अब चले आगे। इसके बाद में अपन एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसके बाद में एक एग्जांपल ले रहा हूं और वो एग्जांपल है NiCl4, ऊपर चार्ज है -2, कितना है -2। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पहचानना है, मेटल और लिगेंड। अभी तक अपन ने मेटल लिगेंड की संख्या कितनी ली थी, 6, अब मैंने कितनी ली है, 4। तो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मेटल लिगेंड को पहचानना है। Na आपको क्या हो जाएगा, मेटल, और Cl आपके क्या हो जाएंगे, लिगेंड। जब भी मेटल लिगेंड पहचान लिए उसके बाद आपको क्या करना है, मेटल का आपको ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सबसे पहले Na जो है, Na का अगर अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Na को क्या मान लेंगे, X, और Cl की होती है -1, Cl कितने हैं, 4, तो -1 × 4 इज इक्वल टू -2। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती है तो इस पे इसी टॉपिक के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, जो आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे आप पूरी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने Na को क्या मान लिया, मेटल। Na मेटल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो Na को माना X और उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू की वैल्यू पुट कर ली। तो X प्लस -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 इज इक्वल टू -2, साइड चेंज करोगे, X इज इक्वल टू -2 प्लस का 4 इज इक्वल टू प्लस का 2। तो आपका जो Na है उसकी ऑक्सीडेशन कितनी आ गई, प्लस का 2। अब क्या करना है आपको, सेंट्रल एटम में केंद्रीय धातु आयन या फिर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अपन लिखते हैं सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सेंट्रल एटम कौन सा है आपका, निकल, और निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे तो निकल आता है 28 नंबर पर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d84s2। कितना होता है, 3d84s2। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। कितनी है, +2। यानी जो निकल है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, Ni2+। कितना आ जाएंगे, Ni2+। यानी कि अब अपन को किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, Ni2+ का। जैसा अपन आगे से मेथड फॉलो कर रहे हैं वही मेथड फॉलो करना है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन करना, 4s में से कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3d में 8 ऐसे कैसे, और 4s में कितने हो जाएंगे, 0। और आगे एक फ्री ऑर्बिटल लेना है, कौन सा ले लोगे आप, 4p, क्योंकि 4s के बाद 4p और 4p के बाद अगर जरूरत पड़े तो आप 4d ले सकते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, 3d8 4s0 4p 0। अब आपको सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो जो d होता है, d में कितने डब्बे होते हैं, 5। वेरी गुड, d में कितने होंगे, 5 डब्बे। तो मैंने कितने बना लिए, 5। और s में कितना होगा, 1 डिब्बा। तो s में कितना बना लिया अपन ने, 1 डिब्बा। और p में कितने होते हैं, 3 डब्बे। तो p में कितने बना देंगे, 3 डब्बे। ये मैंने बना दिया आपका d ऑर्बिटल, ये आपका s और ये आपका p ऑर्बिटल। अब बात करते हैं d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो 8 पुट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कितने हैं, 0। और p में भी कितने हैं, 0। अब बात आती है लिगेंड की। जो Cl है, यहां तक काम करने के बाद हमेशा लिगेंड को देखना। और लिगेंड आपका कौन सा है, Cl। Cl जो होता है ये लिगेंड होता है वीक लिगेंड। कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड। और जब भी आपका वीक लिगेंड होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपका कैसा लिगेंड हो गया, वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये का ये रहेगा। अब बात आती है Cl कितने हैं, 4। तो 4 Cl का 4 जो Cl है, 4 लिगेंड है, उसकी बॉन्डिंग किसके साथ करवानी है, मेटल के साथ। लेकिन हमेशा लिगेंड वहीं पर अटैक करता है जहां पर खाली डिब्बे हो। कैसे डिब्बे हो, खाली डिब्बे। तो सबसे पहले डी में तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि लिगेंड कैसा है आपका, वीक। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता तो यहाँ पर पेयरिंग होती, लेकिन लिगेंड कैसा है, वीक, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। अब आपको Cl कितना अटैक करवाना है, 4। तो 1 Cl अटैक कहां करेगा, S में, और 3 Cl कहां करेंगे, P में। जी जहां पर खाली डब्बे दिखेंगे वहां पर आपका लिगेंड अटैक कर लेगा। यानी 1 Cl कहां अटैक कर रहा है, S में, और 3 Cl कहां अटैक कर रहे हैं, P में। तो आपके S का तो बन जाएगा 1 कॉलम, और P के कितने बन जाएंगे, 3 कॉलम।
तो S में ये तो हो गया S और ये 3 कौन से हो गए आपके P के। तो सबसे पहले S में 1 Cl और P में टोटल कितने Cl आ रहे हैं 3 Cl, यानी P के 3 डब्बों में 3 Cl और S के 1 डब्बे में 1 Cl। तो S में कितने Cl आए, तो एक S में 1 Cl आया और P के 3 डब्बों में 3 Cl आए। तो P के 3 डब्बों में आए तो अपन ने P के ऊपर क्या लिख लिया 3। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कौन सा आ गया sp3 संकरण। कौन सा संकरण आ गया आपका sp3 संकरण। जब भी आपने संकरण निकाल दिया, संकरण निकालने के बाद जब भी आपकी sp3 संकरण होगा तो sp3 संकरण में हमेशा आपकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है टेट्राहेड्रल, जिसे हिंदी में चतुष्फलकीय कहते हैं। क्या कहते हैं चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय की संरचना कैसी होती है, मेटल तो होता है बीच में, मेटल कौन सा आपका ni, ये बना दिया मैंने ni, और इसके चारों ओर लगे होते हैं लिगेंड। तो एक लिगेंड आपका Cl, तो ये Cl, दूसरा Cl ये, तीसरा Cl ये और चौथा Cl ये। इस वाले स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं चतुष्फलकीय। कौन सी संरचना कहते हैं चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। तो अपन ने संकरण भी निकाल दिया, स्ट्रक्चर भी बना ली। अब तीसरा काम क्या है अपना कलर देखना कि आपका जो NiCl4 है वो रंगीन है यानी कलरफुल है या रंगहीन है कलरलेस है। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, तो यहाँ पर हाँ साहब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब भी आपको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपका जो भी कंपाउंड है वो कैसा बन जाएगा कलरफुल। कैसा बन जाएगा कलरफुल, यानी कि ये आपका कैसा है रंगीन है। कैसा है रंगीन। और ये क्या बन गया आपका कलरफुल कॉम्प्लेक्स। कैसे पता करेंगे, अगर अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा रंगीन होगा या फिर कलरफुल होगा। अब बात करते हैं इसके आगे, जब आपने ये पता कर दिया और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी अनुचुंबकीय। कैसी होगी अनुचुंबकीय। इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो गई अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं अनपेयर्ड। अगर पेयर्ड होते तो कैसी होती प्रतिचुंबकीय और अनपेयर्ड है तो अनुचुंबकीय। अब बात करते हैं इसके आगे। अब आपको निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। क्या निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √n+2। यहाँ पर n का क्या मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। n की वैल्यू 2 पुट करोगे क्या आएगा 2 + 2, तो 2 ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई करोगे 8 और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे आप क्या लिखेंगे बोर मैग्नेटम। यानी कि इसकी चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया √8 बोर मैग्नेटम। जब यहां तक सॉल्व कर लिया, अब आगे और पता करते हैं कि इसमें इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। तो इसमें देखिए आपका 3D का अक्सर पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे क्या, 3D में एक भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या, एक तो गए sp में, s में, और 3 किस में गए p में। d का एक भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इनर ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा आपका अब्सेंट। कैसा हो जाएगा अब्सेंट। जब कभी भी आपको कोई भी पूछ ले कि इनर ऑर्बिटल कब प्रेजेंट करता है, तो इनर ऑर्बिटल तब प्रेजेंट करता है जब कोई भी 3D का जो भी ऑर्बिटल है वो संकरण में भाग ले। यहाँ पर 3D का ऑर्बिटल कोई भी संकरण में भाग नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कैसा है अब्सेंट। क्योंकि संकरण में एक तो भाग लिया है s ने और बाकी भाग लिया है p ने। d यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इनर ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा अब्सेंट। ये अपन ने तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व किया। इसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल लेता हूं, तो उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो के थ्रू आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद शायद ही कोई डाउट बचे, फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि ये डाउट आ रहा है आपको। तो उसी अगली वीडियो में हम कोशिश करें कि ये डाउट आपको वापस नहीं आए। तो अब जो लास्ट एग्जाम्पल है वो लास्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूं NiCN4 और ऊपर 2 माइनस।
तो लास्ट एग्जांपल अपना कौन सा है, NaCN4 इस टॉपिक में, इस लास्ट एग्जांपल में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस लास्ट एग्जांपल पर अपन चलते हैं, फटाफट इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं, इस एग्जांपल का पोस्टमार्टम करते हैं और फटाफट सोल्व करते हैं। अपन को आता है, अब तो सीख गए। सबसे पहले मेटल को पहचानना है। मेटल कौन सा है भाई, निकल। कौन सा है, निकल। लिगेंड कौन सा हो जाएगा साहब, बार बार क्या पूछते हो, CN लिगेंड है। कौन सा है, CN लिगेंड है। जब आपका लिगेंड कौन सा हो गया, CN हो गया। कौन सा हो गया, CN। अब क्या काम है साहब, अब तो रट लिया हमने पूरा। अब क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, किसकी, मेटल की। मेटल की कैसे निकालेंगे, Na को क्या मान लेंगे, X। CN की कितनी होती है, -1। साहब याद हो गया ये तो। कितने हैं, 4। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। और इजिकल टू -2। क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि ऊपर चार्ज कितना है, -2। अब बात करते हैं आगे। साहब क्या बार बार सॉल्व करते हो, डायरेक्ट लिख लो ना, हमें पता है -4 = -2 बराबर +2 ऑक्सीकरण संख्या आएगी। कितनी आएगी, +2। इसके बाद क्या करना है साहब, बार बार मत पूछो, सीधा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। किसका लिखेंगे, सेंट्रल एटम का। किसका, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन सा है साहब, निकल है। यानी कि जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सा है, निकल। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साहब हमें आता है 3d8 4s2। क्या होता है, 3d8 4s2। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 3d8 4s2। अब क्या करेंगे, निकल कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2। कितने दे सकता है, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, Na+2। कितना आ जाएगा, Na+2। तो लिख लेते हैं Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, 2। कितने चले जाएंगे, 2। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे क्या बच जाएगा, 3d8 4s0। क्या बच जाएगा, 3d8 4s0। जैसे ही 4s0 हो गया, अब इसका इलेक्ट्रॉन अपन ऑर्बिटल में भरेंगे तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 और 5। डी के कितने डिब्बे बना लिए, 5। 4s का 1। अरे साहब मिस्टेक कर दी, आगे वैकेंट लिया ही नहीं। ये ले लो 4p0। क्या लिया, 4p0। 4p में कितने डब्बे होंगे, 3। अब यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो भर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करेंगे, लिगेंड की पहचान। CN आपका कैसा लिगेंड है, आगे ही आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। क्या हो जाएगी, पेयरिंग। जब भी आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो पेयरिंग होती है। क्यों, मेटल डर जाता है। क्या होता है, मेटल डर जाता है। जैसे ही मेटल डरेगा यहाँ पर क्या कर लेगा, पेयरिंग। अकेला रहना पसंद नहीं है, क्योंकि मेटल आपका लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। कैसा है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखते ही आपके इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पेयरिंग। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, 3D में ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे, ये भी 2 ऐसे कैसे, ये भी 2 ऐसे कैसे, ये आकर यहाँ पर पेयरिंग कर लेगा। तो आपके डी के 4 डिब्बों में या 4 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा। एक आपका ऑर्बिटल ऐसा कैसा वैकेंट रहेगा, फिर आपका s ऑर्बिटल भी वैकेंट और p के 3 ऑर्बिटल भी वैकेंट रहेंगे। यानी 3d में एक ऑर्बिटल वैकेंट है, 4s में भी एक वैकेंट है और 4p में 3 वैकेंट पड़े हैं। अब देखिए आपके लिगेंड महोदय क्या करते हैं, बड़े नखरे वाले हैं, बड़े नखराले हैं। ये वहीं पर जाकर रहते हैं जहां पर पूरा डिब्बा खाली मिले। और CN कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। यानी 4 डब्बे खाली चाहिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। यानी पहला डिब्बा कहाँ खाली है, 3D में। 3D में क्या आ जाएगा आपका, CN। फिर दूसरा डब्बा 4s में, फिर आपके 2 डिब्बे किसमें हैं, 4p में। तो आपके 4 डब्बे कहाँ कहाँ मिले, सबसे पहला 3D में, फिर आपका 4s में, फिर आपके 4p में 2। तो सबसे पहले 3D के कितने डिब्बे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1। S का 1 और P के कितने कर रहे हैं, 2। चारों में क्या आ रहा है आपका, CN लिगेंड। तो संकरण कौन सा हो जाएगा, D में 1 कर रहा है तो 1, S में 1 तो 1 और P में 2। तो संकरण कौन सा आ गया आपका, DsP2। कौन सा आ गया, DsP2। जब भी DsP2 संकरण आएगा तो स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा रहेगी स्क्वायर प्लेनर। कौन सी रहेगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गाकार समतलीय। क्या कहते हैं भाई, वर्गाकार समतलीय।
यानी स्ट्रक्चर आपकी कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है साहब हमें बताओ। तो स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर है आपका, मेटल तो रहेगा बीच में और चारों सीएन कहां रह जाएंगे, कॉर्नर पर। और ये स्ट्रक्चर आपकी कैसी होती है, वर्गाकार समतलीय। जब ये पता कर लिया, अब पता करो कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या पेयर्ड। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है साहब, नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो क्या कलर होगा, नहीं होगा साहब। यानी ये कैसे है, रंगहीन है। कैसे है, रंगहीन या कलर लेस। कैसे है, कलर लेस, क्योंकि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कैसा होगा, कलरलेस या फिर रंगहीन। इसके बाद सेकंड बात करते हैं, जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो कैसी होती, अनुचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। फिर क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। n का मतलब अनपेयर्ड नंबर्स के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो आगे सॉल्व करने का ही काम नहीं है, कितनी आ जाएगी, 0। और लास्ट टॉपिक आपका इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। क्या कंसेप्ट था, भूलो मत। इनर ऑर्बिटल किसे कहते हैं, जिसमें 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें 3D कर रहा है क्या, 3D यहां से आप कर रहा है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर इनर ऑर्बिटल की प्रेजेंस होगी, यानी इनर ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। आई होप इन 3-4 एग्जांपल से आपके वीबीटी पूरा क्लियर हो गया होगा। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, आपके हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, कलर, मैग्नेटिक मोमेंट और उसके इनर ऑर्बिटल की प्रेजेंस को बताता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, बीटीसी नॉलेज। जय हिंद।